रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनीता सिंह की कहानी ब्याहता, निमिषा दीक्षित के स्वर में। बोलती कहानियां का ये एपिसोड साहित्य विमर्श प्रकाशन के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है, जिनकी वेबसाइट है www.sahityavimarsh.in। तो आइए बोलती कहानियां कार्यक्रम के इस अंक में सुनते हैं सुनीता सिंह की कहानी ब्याहता, निमिषा दीक्षित के स्वर में। प्लेबैक इंडिया। चुभती हुई गर्मियों के दिन नयन के माथे का घूंघट उसके ललाट पर विषधर के फनसरीखा फैला हुआ था। पसीने से नहाई, हाथ का पंखा झलती, वो घूंघट की ओर से आंगन की झकमक करती भीड़ को ताक रही थी। वहां शोरगुल के घने बादलों के बीच रंगीन साड़ियों और दमकते गहनों से सजी गुजी औरतें, हलवाइयों की निगरानी करने में उलझे पुरुष, बिन मांगे सलाहों की पुष्प वृष्टि करती गांव घर की बुजुर्ग सुलझी हुई महिलाएं, शरारतों में रमी बालकों की टोली, टटके कस्बाई फैशन को कृतार्थ करती नवयुवतियां, मानो एक इंद्रधनुष सा फैला था। मगर नयन को प्रतीत हो रहा था कि इस इंद्रधनुष से आग की लपटें निकल रही हैं और वो फूंकी जा रही है इन लपटों में। उसका सारा शरीर तप रहा है। अचानक उसे लगने लगा कि उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है। उसे बहुत शिद्दत से एकांत की आवश्यकता महसूस होने लगी। चिरकाम्य शीतल एकांत। पर क्यों ऐसा हुआ? कल दोपहर तक तो नयन इस कदर तपिश से झुलसी न जा रही थी। वो अच्छी भली मेहमानों के लिए भगोने भर भर कर चाय बना रही थी, तरकारियां काटने में महाराजन की मदद कर रही थी, समारोह की विशिष्ट अतिथि दव्य बूढ़ी फुआ सासों के पांव दबाकर आशीषें बटोर रही थी, और तो और विवाह के पूर्व की कई रस्मों पर गाए जाने वाले चुटीले ए प्रमाण पत्र वाले गीतों पर भी उदार मन से मुस्कुरा पड़ी थी। तो फिर रंग में भंग कहाँ हुआ? स्वभाव और क्या, बचपन से ही ऐसी है वो। कोई बात कलेजे में बैठ गई तो फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती। फिर दिनों तक उलझी उलझी सख्त चेहरा लिए फिरती रहेगी। पर बात भी कैसी, मन की जलन जाने का नाम ही नहीं ले रही। आंखें मूंदे, उंगलियों के पोरों से फटती कनपटियां दाबे वो चुपचाप लेटी थी। पर एक दिन पहले की दोपहर जैसे साकल बजा बजा कर उसे उद्विग्न करती रही। कल दोपहर से ही औरतों का गाना बजाना शुरू हुआ और फिर ऐसी महफिल सजी कि बस। मझली ननद और उसकी सहेलियां जब कल रात हमरे घर में चोरी भई पर थिरकी तो नयन मोहाविष्ट सी देखती ही रह गई। कहाँ से सीखा? शहरों में तो कोरियोग्राफर सिखाते सिखाते अपना सर पीट लेते हैं, मगर पृथुल कटी बल खाने से इनकार कर देती है। यहाँ तो डर लग रहा था कि 100 बल खाती कमर कहीं मोच न खा जाए। 2 बहुएं उतार चुकी, घूंघट काढ़े सुंदरिया नरसा भाभी ने जब सैया थानेदार हमारे नथुनिये पे गोली मारे गाते हुए नाचना शुरू किया तो इतने जोरों का कहकहा लगा कि नयन बहुत चक्की रह गई। गांव की ही एक ननद ने कान में बताया कि इनके पति सचमुच में थानेदार हैं। मुस्कुराती नयन ने सामने दृष्टि गड़ा दी।
किसी नौटंकी की बाई सी मंझी अदा से वो क्षीण कटी जानलेवा ठुमके लगा रही थी। कमरा सस्ते मजाकों और ठहाकों से गूंज रहा था। तभी शोर सा उठा, कानपुर से आ गई। और किसी सुवासित हवा के झोंके सी वो सलोनी स्त्री औरतों से भरे उस कमरे में जब आकर खड़ी हुई तो लगा कि कमरा अचानक दूधिया बल्ब की रोशनी में नहा उठा। काली तांत की साड़ी पर कढ़े बेल बूटे, फिरोजी रंग का पूरी आस्तीनों वाला ब्लाउज, कानों में सोनों के मोरों से जड़ित झुमके और वैसे ही कंगन, विराट कत्थई बिंदिया से सजा उन्नत माथा। नयन की तो जैसे सांस रुकने लगी। सोचा, समय कैसे इन्हें यूं बिना छुए गुजर गया। कुछ देर तक तो मिलना मिलाना चलता रहा। फिर तभी साड़ी का पल्लू कमर में खोसती वो बोली, अरे लड़कियों, ढोल की जरा मन से बजाना। आज सच में नाचने का बड़ा मन हो रहा है, देखना ताल ना कटे। फिर वो नाची, देर तक नाचती रही। ढोलकी की ताल कई कई बार कट गई, लड़कियां उब गईं, पर वो नाचती रहीं। नयन को लगा ये तो नाचना नहीं था, कुछ और था। उसका मन आतंकित सा हुआ। सास की तरफ देखा, उनके घूंघट से ढके ललाट पर अदृश्य त्योरियां सी खिंची थी। दो औरतें आमने सामने थीं। उनके दरमियान गुजरे अनगिनत बरसों का हिसाब किताब अनसुलझा पड़ा था। इसका तनाव नयन साफ महसूस कर पा रही थी। सो सहसा ही चिंतित हो उठी। खैर, उस दिन काफी शाम ढले वो सभा भंग हुई थी और दुनिया के कारोबार शुरू हुए थे। शाम के भोजन की तैयारी चल रही थी। खाना बनाने वाली औरत, जिसे सभी झनक बुलाते थे, वाकई झनक रही थी। अब इतने से मसाले बचे हैं, कल से बता रखा है, फिर भी किसी को सुधि नहीं है। खाने में स्वाद ना हो तो मुझे दोष ना देना। नयन स्वाद की फिक्र से अधिक उसकी झाएं झाएं बंद करने के इरादे से उठी। सोचा, पति को बता दूं, वो किसी से मंगा देंगे। शाम का धुंधलका गहरा हो चुका था। उसकी आड़ लेकर वो लज्जालु वधू धीमे कदमों से दालान की ओर बढ़ी। उस समय प्रायः पति वहीं खाट पर लेटे गपशप करते होते हैं, पर वहां तो घुप अंधेरा छाया था। तभी याद आया कि आज तो गांव में क्रिकेट का मैच था। शायद सभी लोग मैच देखने गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। वो पलट ही रही थी कि कुछ आहट सी हुई। चौंक पड़ी। पत्थर के एक पाए की ओट होकर देखा, अंधेरे दालान में बिल्कुल समीप खड़े दो शरीर। गाढ़ा फुसफुसाता पुरुष स्वर। अब लगा कि ब्याह का घर है। कब से आस देख रहे थे, आज भी वैसी ही हो। शरीर जरा सा भी नहीं ढला। इठलाती स्त्री शरीर और पास आकर परिहास कर उठा किंचित ऊंचे स्वर में, सो तो है बबुआ जी, इसी से दीठ लगाकर देखते रहते हो, भरे आंगन में भी। कुछ और भी अप्रत्याशित घटा था। नयन के सामने हाहाकार करते समय के उस छोटे से टुकड़े में, उस दालान के घुप अंधेरे भरे दरवाजे के पार खड़ी नयन सहसा हिम हो उठी थी। दोनों आकृतियां समीप आती गईं, बदन उलझते गए। दोनों शरीर अब सिर्फ शरीर होने की प्रक्रिया में रत थे। समय का वो टुकड़ा न जाने कैसे सिर्फ आग की एक नदी बनकर रह गया, जिसमें से गुजरकर नयन अपने सारे होशो हवास जला बैठी थी। मगर ये कैसे संभव हो सका कि उसी हिम से हुआ शरीर और धधकती चेतना के साथ उस रात उसने सब व्यवहार निपटाए, पंगत में परोसा, औरतों की चुहलबाजी पर मुस्कुराई भी, घर की स्त्रियों के साथ पांत में खाने बैठी, सास की दी चाबियां संभाली, सोने जाने से पहले गृहस्थी समेटी, सब कुछ शांत भाव से करती रही।
पर रात को जब बिस्तर में लेटी तो मन जैसे अंगारों पर लौटने लगा। इतनी निकृष्ट बात! छी! इस मिट्टी में मिल जाने वाले शरीर के लिए ऐसी निर्लज्जता! उसका बेचैन मन बरसों पुरानी स्मृतियों के कपाट खटखटाने लगा। अपने ब्याह के समय की एक घटना स्मरण हो आई। ससुराल में उसकी प्रथम रात्रि थी। दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। रिश्तेदारी और घर की औरतें उसे घेर कर बैठी उससे हंसी मजाक कर रही थी। तभी एक चंचल सी आवाज ने उसे चौंका दिया। अंग्रेजी में जिसे हस्की वॉइस कहते हैं ना, वैसा ही कुछ बैठा बैठा सा गला। दुल्हनिया किस चिंता में डूबी है। सामने एक लंबी निहायत ही गठे बदन की स्त्री खड़ी मुस्कुरा रही थी। दूध सा गोरा रंग, घने काले बालों का जूड़ा, रसीले विलासी अधर, टक टक लाल साड़ी पर लाल फूलों वाला गाढ़े पीले रंग का ब्लाउज। तकरीबन 30-35 बरस की। वो कुछ मुग्ध भाव से निहारती पांव छूने बढ़ी। स्नेह से चिबुक थाम वो स्त्री बोल उठी, हमेशा सुखी रहो। पाला पोसा कलेजे का टुकड़ा थमा दिया, अब सब संभालो, राज करो। बहुत पुण्य किए होंगे, इसी से इतना अच्छा पति पाया है। मन का पति मिला, इससे बड़ा भाग्य और क्या। नयन हठात चौंक उठी। उस सुंदर आनंदी चेहरे के गले में सहसा ये कौन सा सुर बज उठा था। तभी रिश्ते की वो भतीजी उसके कान में फुसफुसा गई, बड़की दादी है कानपुर वाली, आपके पतिदेव की बड़की माँ, आंचल से पूछकर बढ़िया से पैर छूइए। वो सकपकाई सी दोबारा पांव छूने बढ़ी और उसकी उस चिरियौवना बड़ी सास ने अध बीच में ही उसे अंक में भर लिया। जुग जुग जियो मेरी रानी, राज करने ही आई हो इसलिए रानी कहा, बुरा तो न मानोगी ना। स्नेह में डूबा वो चुहल भरा निहोरा उसके कपोल रंग गया था। तभी चौंकने का अभिनय करती उसकी वह रूपसी सास गालों पर हाथ रखकर सहसा उदास सी हो उठी। अब बेटा कहाँ अपना रह पाएगा। बहू की गालों के गड्ढे देखे, इतने गहरे, जितने गहरे बीवी के गालों के गड्ढे, पति उतना ही उसके प्रेम की गहराई में डूबेगा। उन गड्ढों की गहराई इंगित करती उनकी तर्जनी पकड़ नयन शर्म से दोहरी हो आई थी, जोरों से खिलखिला पड़ी। तभी अचानक शायद उनके आनंदी स्वभाव का प्रश्य पाकर नयन एक दुस्साहस कर बैठी थी। यद्यपि नरम आवाज में शालीनता से ही कहा था, आप कहीं से भी नहीं दिखती कि आप हम लोगों की बड़ी माँ हैं। इतनी सुंदर है, ऊपर से आपकी उम्र का तो पता ही नहीं चलता। वो उदास सी मुस्काई। सब कहते हैं, माना सुंदर हूं, परंतु अपने भाग्य का क्या करूं। ये मरा कड़वा तीता भाग्य सदैव मेरे जीवन को जहर ही किए रहा। फिर सहसा संभली, बात बदलते हुए बोली, तुम्हारी हंसी बड़ी प्यारी है, हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहना, तभी ऐसे ही नई नवेली दिखती रहोगी और तुम्हारा पति तुम पर रीझा रहेगा। नैन शर्म से लाल हो आई इस खुले परे हाथ से। फिर उसका जी चाहा कि कहे, पर आपके होंठ किस दुख से मुरझाए हुए हैं। प्रकृति ने जैसे चिरयौवन का वर देकर भी आपके प्राण हर लिए हों। बाद में ननदों से जाना कि सच ही उनके प्राण हर लिए गए थे, अपने ही पिता और भाइयों के हाथों। उनकी 10 बरस की वयस और 50 बरस के बड़के बाबूजी, जिनकी चौथी ब्याता बनकर वो आई थी। पहले की 3 पत्नियां बिना संतान का मुंह दिखाए चल बसी थी। गंभीर सरल हृदय के बड़के बाबूजी फिर से विवाह नहीं करना चाहते थे। विवाह के नाम से ही विचलित होकर रोने लगते। पर उनके छोटे भाई नयन के ससुर अमरनाथ ने अपने बड़े भाई के ब्याह में खासी रुचि दिखाई
बोले, बड़े भाई का वंश न चले, ऐसी अनुचित बात मेरे रहते न होगी। इनका ब्याह मैं कराऊंगा। एक तरह से उन्हें विवश करके कस्में देकर विवाह के लिए तैयार कराया। अंततः एक रिश्तेदारी में ही फ्रॉक पहने उछलती कूदती मंदा को अमरनाथ ने देखा और रीझ गए कि बड़े भाई का विवाह यहीं तय किया जाए। वो अविकसित कली, जिसका सौंदर्य अभी बंद पंखुड़ियों तले ही दबा था, पुरुष रूपी भ्रमर उसी अनदेखे सौंदर्य के मकरंद की लालसा से लुब्ध हो उठा था। फिर तो ना नीति का विचार किया, ना लोगों के बोल को बोलों का। वो बेमेल विवाह सबके कलेजे में कांटे सा चुभा। लोगों ने निंदा की, सस्ते परिहास किए, नई ब्याही वधू के प्रति करुणा प्रकट की, फिर अपनी अपनी दुनियादारी में लग गए। लेकिन उस बालिका का क्या बना? असीमित क्षोभ और लज्जा से उसकी छाती फटती रही। इस जीवन में अब अपने पिता और भाइयों का मुंह न देखेगी, ऐसा प्रण भी किया। अपने दादा की आयु वाले पति का वो तिरस्कार करे या आदर, वो बालिका अंततः ये तय न कर सकी। वो अस्वाभाविक दाम्पत्य उसके कोमल शरीर और आत्मा पर निरंतर कोड़े बरसाता रहा। फिर एक दिन विद्रोह की आंच में सुलगती वो चिड़िया बहेलिए के बिछाए जाल में स्वयं जा गिरी। अमरनाथ तब तक अपने परिवार को गांव में छोड़कर बड़े भाई के पास कानपुर आ गए थे। पिता समान बड़े भाई शिवनाथ का छोटे भाई के लिए अगाध स्नेह था। इस स्नेह ने अमरनाथ को पहले ही अकर्मण्य और निकम्मा बना रखा था। अब उनके चारित्रिक पतन ने उनके भीतर के मनुष्य को पूरी तरह से रौंद डाला। अमरनाथ की पत्नी निहायत आम स्त्री थी, साधारण शक्ल सूरत, घरनी सी, कर्मठ। अमरनाथ ठहरे रसिया अपनी सारी जवानी कानपुर में बिता दी। मंदा अब रस से भरी गगरी थी। अपने रूप, रंग और ठाठे मारते यौवन के अभिमान से वो वहशी सी हो उठी थी। अमरनाथ कभी कभार गांव जाते, परिवार की खोज पूछ करते, बीवी बच्चों पर धौंस जमाते और खींचते झींकते, रस्मदायगी से कुछ दिन बिताते, फिर वापस कानपुर। और मंदा, अमरनाथ की अनुपस्थिति के ये दिन वो अंगारों पर लौटती रहती। एक हिंस्त्र स्वभाव सदैव उसे विकल किए रहता। अमरनाथ को वो अपना अपराधी मानती थी। काश अमरनाथ की दृष्टि उस पर न पड़ी होती। शायद आज वो भी एक सहज स्वाभाविक जीवन जी रही होती। पर अब जब उसने सामने परोसी भोजन की थाली में से कड़वा ग्रास उठा ही लिया है तो भूखी क्यों रहे? वो तो छक कर खाएगी, दूसरे के हिस्से का भी। समाज ने उसे भले ही एक लिजलिजाते घिनौने रिश्ते से बांध दिया है, परंतु वो कभी नहीं स्वीकारेगी इस त्रास भरे बंधन को। वो उसी की है जो उसके रूप के माधुर्य पर रीझ कर उसे इस घर में लाया था। अब इससे किसी का बिगड़ता है तो बिगड़े, उसे परवाह नहीं। मंदा की रातें जब बिलखते बीतती थी तब किसी ने उसकी परवाह की थी? जिंदगी का हिसाब किताब भी यूं कहाँ ठीक ठाक बैठता है। सालों साल दो जिस्म अपने सवालों के जवाब तलाशते रहे। वहीं एक अतृप्त एकाकी हृदय ने जीवन के दुरूह प्रश्न के सामने खामोशी से पराजय स्वीकार कर ली। कई बरस बीत गए। यौवन और लालसा की आंच मध्यम पड़ चुकी थी। कम से कम अमरनाथ के लिए वो वापस लौटे। अपने जीवन में पुत्र पुत्रियां से आने हो चुके थे। अब उनके विवाह की चिंता सामने थी। जीवन का संघर्ष चांदी के तारों की शक्ल में पत्नी के बालों में चमक रहा था। चेहरे पर असमय उगाई झुर्रियों में भोगे हुए अकेलेपन और तिरस्कार की कहानी लिखी थी। अमरनाथ की दृष्टि वहां तक न जा सकी। मंदा की सुंदर मूर्ति की याद ने इसमें बाधा दे दी। उनका हृदय पत्नी के लिए आज भी वितृष्णा से भर उठा। पुत्र मेधावी निकला था। प्रतियोगी परीक्षा में उच्च अंक लाकर बड़ा अफसर बना। अमरनाथ ने बड़े चाव से उसका ब्याह कराया।
नयन के साथ। वही नयन आज अपने ब्याह की उस प्रथम रात्रि की याद से लेकर कल का अघटित घटने तक सब कुछ मथे डाल रही है। उसकी बड़की माँ से सदैव सहानुभूति रही है। उनकी जगह स्वयं को रखकर भी कई बार देखा है और हर बार उन्हें क्षमा करती आई है। पर बीच में इतने बरसों का व्यवधान, उम्र की ढलान पर सरकती जिंदगी, फिर भी शरीर के लिए ये अदम्य लालसा ना। यहां उसका संस्कारी चित्त विद्रोह कर बैठा। सहसा वो अनमनी से हो उठी। वो प्राय अपने कमरे में घुसी रहती, कम बोलती, पर उसके नेत्रों में सदा एक आग सी जला करती। उसके व्यवहार में आया परिवर्तन सभी ने लक्ष्य किया, संभवतः बड़की माँ ने भी। थोड़ी चौंकी जरूर, परंतु प्रकट में उनका शांत स्निग्ध भाव ही दिखता रहा। विवाह समारोह संपन्न हो जाने की आंधी खत्म हो जाने के बाद एक बयार उठी अतिथियों की विदाई की। सभी एक बारगी फिर व्यस्त हो उठे, परंतु नयन अन्यमनस्क बनी रही। ऐसी ही एक भागम भाग के बीच नयन की सास तारा उसे एक सूने कमरे में ले गई और किंचित दबी हुई मगर दृढ़ आवाज में कहा, नयन भूल जाओ, मरे को ना मारो। हम जितना देखते समझते हैं सच उतना ही नहीं होता। नयन आवाक, फिर सख्त होकर बोली, जो देखा जो सुना वो भूलने की नहीं, लज्जा की वस्तु है मां। घृणा के मारे उसका चेहरा विद्रूप से टेढ़ा हो गया। नयन की सांस सहसा कठोर हो आई। सिर्फ तुमने ही देखा सुना? नयन चौंक पड़ी। तारा शून्य में देखती कहती जा रही थी, मैं तुम्हें ढूंढती हुई वहां आई थी उस शाम। लज्जा से हट गई। सच पूछो तो अब मुझे घृणा भी नहीं होती। सब मन की ही तो बात ठहरी। समाज की दृष्टि में मैं उनकी पत्नी हूं, पर उनका मन मुझसे कब जुड़ सका? बच्चों से बंधे वो चले आए हैं, पर उनके प्राण तो वहीं अटके हैं। शुरू में बड़ा औग लगता था कि अपना आदमी किसी और औरत को, फिर बहुत बाद में समझी कि वो तो कभी अपना था ही नहीं। जो पराई सुंदर काया पर रीझ कर जन्म जन्मांतर के संबंध को ठोकर मार दे, वो मर्द अपना नहीं। फिर पराये से कैसा रंज, कैसी आशा? नयन हक्की बक्की से हो आई। धीमे से पूछा, आपको बड़की मां से भी शिकायत नहीं? तारा उदास सी हंसी। जब ब्याह कराई थी तो कई बार लगा कि सगी बिटिया है। वैसे ही लाड़ किया, खिलाया, सुलाया, कंघी चोटी की। आज भी उनका दोष नहीं देखती। अपने बेमेल विवाह को स्वीकार नहीं किया, यही ना। अब की बार नयन की आंखों में आंसू छलछलाए। पर मां, आपका तो बहुत कुछ गया, वापस लौट कर आने का नहीं। पता नहीं उसके आंसू किसके लिए थे, सास के लिए, हर ऐसी स्त्री के लिए, या खुद के लिए। कल को उसका पति प्रभात भी ऐसा ही अन्याय कर बैठे तो? नयन ने बार बार अपने मन को तौल कर देखा है। किसी दिन भाग्य ऐसा विपरीत हो उठे तो अपार घृणा से उसकी तो छाती फट जाएगी। वो प्रभात का मुंह न देखेगी। फिर उसकी सास कैसे जीवन की इस मूल पूंजी में ही सेंध को झेल गई? शिकायत तक नहीं करती। और हद तो ये है कि सारी दुनिया जिसे दोषी ठहराती है, उसके लिए उनकी क्षमाशीलता का अंत नहीं। क्या मिला है बेचारी को? भाई साहब देवता पुरुष है, पर वैसे वृद्ध आदमी को पति रूप में पाकर देह कैसी गनगनाती होगी। सोचकर देखो, आखिर जिंदगी काट दी उन्हीं के नाम से ना। बाल बच्चे, जिंदगी के सारे व्यापार क्या छूटा। जब देह और मन की भूख न मिटे
तब इंसान चोरी करेगा, डाके डालेगा, इसमें ताज्जुब क्या। तारा ये सब इतने तटस्थ भाव से बोलती हैं जैसे इस सब से उनका कोई सरोकार न हो। तो क्या उन्होंने सच कहा था? पति के साथ 7 जन्मों के बंधन में बांधने वाली मन की गांठ खोलकर खुद को बंधन मुक्त कर चुकी थी वो शायद। जीवन आबाद गति से चलता रहा। नयन तरुणी से प्रौढ़ा बनी, आंचल की ओट से झांकती लज्जालु वधू से जिम्मेदार गृहिणी बनी। नई भूमिकाओं में जीवन इतना व्यस्त हो उठा कि पीछे का बहुत कुछ छूटता चला गया। तभी एक सूचना पहुंची, बड़के बाबूजी नहीं रहे। प्रभात गए थे कानपुर, लौटे तो थोड़े गुमसुम से, क्लांत से लगे। नैन के कुरेदने पर बोले, बड़के बाबूजी के दोनों लड़के खासे बिगड़ैल दिखे, न तमीज न लिहाज, एरोगेंस अलग। बड़की माँ तक ही ये रिश्ता निभता हुआ जानो। प्रभात गलत साबित हुए थे। बड़की माँ के जीवन काल में ही दोनों परिवारों के सारे संपर्क सूत्र शनैः शनैः टूट गए। कारण की विवेचना करने की न किसी की इच्छा हुई न आवश्यकता। 2-4 वर्षों के उपरांत एक विवाह समारोह में अकस्मात बड़की माँ से सामना हो गया। नैन स्तंभित रह गई उन्हें देखकर। विवर्ण चेहरा, रूखे सफेद केश, सादी सी साड़ी में उस पुरानी लावण्यमयी बड़की माँ को ढूंढती रह गई नयन। सुना है, देखा भी है कि वैधव्य औरत का श्री हर लेता है, पर यहां तो वैधव्य का अर्थ मुक्ति था। अनंत क्षोभ और भर्त्सना से पले एक बोझिल रिश्ते से। तो क्यों नहीं दिखता इन आंखों में मुक्ति का वो उत्सव? मुरझाए होठों पर उस सदा के अनचाहे रिश्ते की डोर कट जाने पर छाया सुकून का उजाला। नयन क्यों नहीं देख पा रही? संकोच से भरी वो उनके पांव छूने आगे बढ़ी ही थी कि कटे पेड़ सी वो लंबी काया बहरा कर उसके गले आ लगी। आंसुओं से तर वो सुबकता चेहरा हठा दयनीय हो उठा। कैसे जिए बिटिया, जिंदगी वीरान हो गई। कहाँ जाए, क्या करे? जी को तो जैसे भुलावना लग गया है बचवा। नयन की आंखें भर आई। सामने खड़े विक्षुब्ध स्त्री हृदय ने अपने दरवाजे खोल दिए थे, पर नयन ने प्रवेश का मार्ग नहीं ढूंढना चाहा। उसके मन में कुछ अटका सा पड़ा था जिसकी वो व्याख्या नहीं कर पा रही थी। फिर वही जीवन की आपाधापी, वही नामालूम सी व्यस्तताएं। कुछ और बरस सरकते चले गए। इस बार नयन के ससुर अमरनाथ चल बसे। शरीर से स्वस्थ थे, बस आखिर में स्मृति चली गई थी। कभी कभी घने बादलों में बिजली की कौंध की तरह किसी अपने को पुकार बैठते थे। कभी बेटे को, कभी बेटियों को। पत्नी के लिए वही विरक्त भाव अंत तक बना रहा, पर उनकी आंखों में पत्नी के लिए पहचान कभी खत्म नहीं हुई। पल भर के लिए भी सिराने से हटती तो गरजने लगते। कहाँ गई? बुलाओ उसे। मुझे खिलाएगा कौन? मेरे कपड़े भी आजकल नहीं निकालती। तारा तटस्थ भाव से सब कुछ करती जाती, न अनुराग न विराग। एक मौन समर्पण का भाव ही सदैव मुखर दिखता। प्रभात जरूर कभी कभी बड़बड़ा उठते। सारी जिंदगी जिनके लिए जिए वो आज सेवा करने क्यों नहीं आते? ऐसे मौकों पर तारा के चेहरे पर कुछ कड़वा कसैला सा व्याप जाया करता था। क्या विगत अतीत की कोई स्मृति उसके चित्त को म्लान कर जा रही थी, या एक संस्कारी नारी हृदय को मरणासन पति के लिए पुत्र का वह उलाहना सहन नहीं हुआ था? नयन अंत तक समझ न पाई। कुछ कुछ समझी थी उस दिन, जिस दिन ससुर की मृतदेह ले जाई गई थी। सास को ढूंढती वो छत पर चढ़ी तो अवाक हो उठी। पेट के नीचे तकिया दबाए सूने आकाश की तरफ देखती वो नीचे बिछी दरी पर लेटी थी। महज कुछ घंटों में क्या से क्या हो गई थी।
आंखों के नीचे के वो स्याह गड्ढे, पपड़ी आए होठ। तभी नैन की यादों में बसी एक और भूली बिसरी करुण मूरत तैर उठी। उन्हें भी तो खबर दी गई थी। फिर सदा का लांछित तिरस्कृत दो प्रणयी हृदयों के बीच का वह अनुराग का रिश्ता इतना कच्चा था कि आज इस दुख की घड़ी में दो आंसू भी न गिरे उन नेत्रों से जिनकी मादकता की भेंट एक भरे पूरे परिवार की खुशियां चढ़ गई थी। नैन की आदत है, बहुत सोचती है, मथती रहती है विचारों को। सुमन को टहोका, कौन जाने चक्षु लज्जा ने रोक लिया हो, आखिर नाती पोतों वाली हुई या असहनीय शोक से चूर टूटी पड़ी हो। नैन कितनी कच्ची साबित हुई, कितनी नासमझ। बड़की मां पहुंची थी आखिर तक, स्वस्थ शरीर और सहज स्मित से सजे मुख वाली, अच्छे गहने कपड़ों में नैन को विस्मित करते हुए। उन्होंने अपनी वात की बीमारी का हवाला देते हुए देर से आने की वजह थमाई। फिर अपने पति के प्रिय छोटे भाई के चले जाने का शोक जताते हुए देर तक नाक सुड़कती रही। कुछ देर बाद तौलिया थामे नहाने चली गई। निकली तो ताजा धुले चेहरे से शोक के धब्बे गायब थे। गर्म चाय की घूंट भरती बड़की मां को देखकर नैन भूल सी गई कि ये शोक का घर है। जितने दिन रही अपनी चुस्त दुरुस्त काया लिए गांव घर घूमती रही, दुनियादारी की बातें, बाल बच्चों की परेशानियां कहती सुनती रही। अपने खेतों का हिसाब किताब संभाला, बरसों से छूटे पड़े गांव के घर के मरम्मत की चिंता जताती रही। हालांकि दुनियादारी के झमेलों में नैन का दिमाग प्रायः ठिकाने नहीं रह रहा था उन दिनों। फिर भी 13वीं के भोज के दिन एक घटना घटी थी जो नैन को सदैव स्मरण रहेगी। औरतें पंगत में खाने बैठी थी। बड़की मां गांव में किसी के घर से घूम कर लौटी थी। धूप में तमतमाया हुआ लाल चेहरा लिए आकर धप से सबके साथ जमीन पर खाने बैठ गई। पत्तल भर परोसी गई पूड़ियां, तरकारी, मिठाई, दही, सब कुछ स्वाद ले लेकर खाती रही। अचानक भोजन की परितृप्ति की छाप से सजे मुख से जोर की पुकार उठी, थोड़ा दही और देना, चीनी भी, 2 गुलाब जामुन भी। उनकी वो पुकार उस दिन अनसुनी रह गई थी, क्योंकि ठीक उसी समय अमरनाथ की बहता सन से सफेद बालों और झुकी हुई कमर वाली तारा की कलेजा टूक कर देने वाली रुलाई हवा में गूंज उठी थी। कहवा गैल हो मोर राजा, कहवा गैल हो मोर राजा। दोस्तों, आप सुन रहे थे सुनीता सिंह की लिखी हुई कहानी ब्याहता, मेरी यानी निमिषा दीक्षित की आवाज में।